अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। 29 साल हो गए पाकिस्तान को ओलंपिक्स में मेडल जीते हुए, और शायद यही हालात रहे तो 129 साल तक पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीत पाएगा। आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने जो मेडल जीता था वो 1992 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान हॉकी टीम ने जीता था। अब हॉकी टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाती। हमारी वो टीम के जिसने 3 मरतबा ओलंपिक्स, 4 मरतबा वर्ल्ड कप और कई मरतबा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, आज पाकिस्तान क्रिकेट हॉकी टीम कहीं भी दिखाई नहीं देती। अगर मैं आपसे भी पूछूंगा कि जरा 6 खिलाड़ियों के नाम बता दें तो ये सवाल आप मुझसे भी नहीं कीजिएगा, शायद मैं भी नहीं बता पाऊंगा। ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान हॉकी की। लेकिन हॉकी का एक राज था, एक दौर था, एक उरूज था जो हमने देखा है। उरूज वो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का उरूज हुआ करता था। वो उरूज हमेशा से बिल्कुल अलग था। पाकिस्तान के जब फॉरवर्ड्स गेंद लेके चला करते थे, वो 5 फॉरवर्ड को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं जानते थे, सारी दुनिया में जानते थे। पाकिस्तान का गोलकीपर कौन है, पाकिस्तान के हाफ बैक कौन है, पाकिस्तान के फुल बैक कौन है, ये सब जानते थे। आज कोई नहीं जानता। क्या हाल हो गया पाकिस्तान हॉकी का, दीगर स्पोर्ट्स का भी जो हाल है। पाकिस्तान सब दुआ कर रहे थे कोई एक मेडल इस टोक्यो ओलंपिक्स में जीत जाता। 2 से तो बहुत उम्मीद हो गई थी। अरशद नदीम जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस थी। मियां चन्नू से ताल्लुक रखने वाले राज मिस्त्री के बेटे ने कमाल कर दिया, दुनिया में 5वीं पोजीशन हासिल की। लेकिन वो सिर्फ अगर 1 मीटर और थ्रो कर जाते तो मेडल जीत जाते। इसी तरीके से हमारे तलहा तालिब वेट लिफ्टर थे, वो 5वें नंबर पर आए। वो भी अगर सिर्फ 1 या 1.5 किलो वजन और उठा जाते तो मेडल जीत जाते। ये इतनी मट्टी जरखेज है कि बगैर किसी सरपरस्ती के, बगैर किसी कोचिंग के वो तमाम लोग इतना करीब पहुंच गए। लेकिन अगर जिस तरीके से इंडिया में नीरज को मिली थी सपोर्ट, या और दुनिया के अंदर होता है, जर्मनी ने जितने पैसे खर्च किए हैं हम सोच भी नहीं सकते। तो वो पता नहीं हमारे एथलीट शायद 3-4 गोल्ड मेडल ले आते। उनकी तैयारियां होती, ये नहीं है कि पैसा, हमारे पास सिस्टम नहीं है। देखें, अगर हम पैसा भी लगाते हैं, किसी जगह पे जमा करते हैं, मैं इन 4-5 लोगों से कहता हूं कि जाइए जरा जमा करते हैं, हम पैसा जाके सड़कों पे भी जमा कर लेंगे, ये नहीं पता कि वो पैसा जाएगा कहां पे, वो यूटिलाइज होगा या नहीं होगा। ये इतने बड़े सवालात जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कल आपने सुना होगा, हमारे एक दोस्त हैं उड़ीसा भारत से शो का हिस्सा थे, और उन्होंने ये बात कही कि 10 अकेडमीज हैं, 10 अकेडमीज हैं एथलेटिक्स की सिर्फ इंडिया में। आप जरा अंदाजा करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वो नीरज तकरीबन 6 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं, 6 करोड़ रुपए साल के। इंडियन 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी हो जाता है। हमारे यहाँ पर था क्या अरशद नदीम के पास? आज ये स्पेशल ट्रांसमिशन 2 घंटे की है, क्योंकि ये वो टाइम है कि लोहा गर्म में अगर मार देते हैं, लग गया तो अपनी जगह पर है, उसके बाद कौन कहाँ फिर उसी तरीके से जिंदगी अपनी जगह पर आ जाएगी। लेकिन शायद जिस तरह वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान में आखिरी 2 साल में वो स्पोर्ट्स को एकदम से चेंज कर देंगे, उस पर बहुत तवज्जो देंगे। इमरान खान साहब सब आपकी जानिब देख रहे हैं, क्योंकि 23 करोड़ की आबादी के मुल्क की जब दस्ता वापस आ रहा है तो खाली हाथ आ रहा है। ये कैसा मुल्क है, ये कैसी स्पोर्टिंग नेशन है? यहाँ कौन कौन नहीं आया? यहाँ जहांगीर खान नहीं आए, यहाँ पर समीउल्लाह नहीं आए, हनीफ खान नहीं आए, यहाँ पे शहबाज सीनियर नहीं आए, जानशेर खान नहीं आए। ये वो मुल्क है कि जो एक धरती है। क्रिकेट में तो एक नाम दिखाई दे रहा है, क्रिकेट में पैसा है तो सब दिखाई दे रहे हैं। प्राइड के लिए कोई नहीं आ रहा, प्राइस के लिए आ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमें प्राइड की जानिब रागिब करने के लिए इकदाम करने होंगे। आज हमारी इस इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन का मकसद भी यही है कि प्राइड को समझें, प्राइस ऑटोमेटिकली आपके पास चल के आ जाएगा। बात करेंगे आज ओलंपिक स्पोर्ट्स पर, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात हमारे साथ आज शो का हिस्सा है, और कई सरकारी शख्सियात, कई नामवर खिलाड़ी आज हमें इस 2 घंटे की ट्रांसमिशन में ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कौमी असम्बली के रुकन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन, और कुल के बात करते हैं। और कई सारे आज सरप्राइज देने के लिए खास तौर पर आज हमारे शो में आए हैं, कल भी शो का हिस्सा थे। खुल के बात करते हैं इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई आपकी आमद का। उनके साथ हायर एजुकेशन कमीशन का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में, लेकिन अब वो भी दिखाई नहीं देता। आज चंद डिपार्टमेंट्स हैं, पाकिस्तान आर्मी के एफर्ट दिखाई देते हैं, वापडा के एफर्ट दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भी वसाइल
लामहदूद नहीं है, महदूद है। इनको लामहदूद कैसे किया जाए, तैयारी कैसे की जाए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, इंटरनेशनल एथलीट है, कराची यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन है, कोयटा ग्लैडिएटर्स में इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां ट्रेनर की, और एक नए आजकल वो नाम है, मैं कल भी जहन से निकल गया था, वो जिम्मेदारियां भी अंजाम दे रहे हैं। राशिद कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई आपकी आमद का, थैंक यू वेरी मच। उनके साथ मौजूद हैं कोई और नहीं, स्पोर्ट्स से बड़ा लगाव रखते हैं, हर्बलिस्ट हैं, रहमान फाउंडेशन की सूरत में पूरे मुल्क में फ्री डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं, और एक खास ऐलान करने के लिए आए, अरशद नदीम के लिए भी करने के लिए आए, और तलहा तालिब के लिए भी, कि जिन्होंने दुनिया में 5वीं पोजीशन हासिल की, आज उनके लिए खास ऐलान भी करेंगे। डॉक्टर वक्कार अहमद नियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और उनके साथ एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हम ओलंपिक स्पोर्ट्स का रोना तो रोते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हम क्या दे रहे हैं अपने एथलीट्स को, क्या नहीं दे रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल देता है। मेरे साथ जो अगली शख्सियत है, वो 3 मरतबा के सैफ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मैं जी अगर वो देखूं तो उनके क्रेडेंशियल, तो आप भी हैरान होंगे कि 3 मरतबा उन्होंने सैफ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ एशियन जो इंडोर गेम्स थे उसमें ब्रॉन्ज जीता, 17 इंटरनेशनल मेडल्स इस मुल्क के लिए जीते। लेकिन चौकीदार कह लें या सिक्योरिटी एहलकार कह लें, ये जिम्मेदारियां कराची पोर्ट ट्रस्ट में अंजाम दे रहे हैं, और शायद अल्लाह करेगा कि इकबाल भाई जो खबरें दे रहे हैं तो कुछ आने वाले वक्त में ज़्यादा बेहतर होगा। मास खान साहब, मास साहब वेलकम करते हैं आपको, और आप हमारा नाम है इस मुल्क का, जितनी आपकी खिदमात हैं, हमें आपकी चौकीदारी करनी चाहिए कि कहीं आपको कोई खराश ना आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इकबाल भाई, हमें मास की चौकीदारी करनी चाहिए असल में, कि हमारे पास ऐसा हीरा मौजूद है। मैं इनको सलूट करता हूँ, क्योंकि इतने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए सैफ गेम्स में, 17 टोटल मिला के, और दूसरे जो मेडल हासिल किए, मगर आज तक गुमनाम है ये, गुमनाम सिपाही हुए ना ये। अब आपने ढूंढ के निकाला है इनको यहाँ पे। अब आप ये देखिए कि इन जैसे लोग, अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी जिनका नाम आज तक कोई जानता ही नहीं है, अभी मेरा ख्याल एशियन चैंपियनशिप होने वाली है, फिर 2024 के लिए मैं तवक्को करता हूँ कि ओलंपिक के अंदर जो है ये क्वालिफाई करेंगे। अभी खेल रहे हैं, रिटायरमेंट ले ली? खेल रहा हूँ सर। अच्छा, खेल रहे हैं, खेल रहे तगड़े, तो चल रहा है मामला अभी। अच्छा, गुड। अब इनके लिए ये थी, मैंने अभी आप मेरी अली जैदी जो पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर जो है, जी जी जी, उनसे चले भाई, खुशखबरी आ गई है अब जनाब। जब ये मेरी बातचीत हुई तो, और वो खुद स्पोर्ट्समैन है और बड़ा बेहतरीन क्रिकेटर भी है, हमारा बड़ी से वो है। जब मैंने वो सारी बातें हुई तो उसने इनके सुबह इनको बुला लिया, शायद इनके पास खबर आ गई होगी। जी 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 आगे आपको जब मैंने क्या कहना, मैंने कर दिया है, मैंने मैसेज अपने HR को दे दिया है, और वो सुबह ये पहला जो इनके टेबल के ऊपर इनके पेपर रखे होंगे, और इंशाल्लाह कल तब वो है कि आपको इंशाल्लाह अच्छी जगह पे प्रमोट करेंगे। देखिए, यही चीज होती है कि मैंने जैसे ही अली जैदी साहब से बात की, मैंने कहा ना यार, वो खुद स्पोर्ट्समैन है ना, मैंने वो जब जो स्पोर्ट्समैन होगा तो वो कदर करेगा। देखिए, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच, एज ए नेशन का एक अदना सा आदमी होते हुए, मैं आपने जो भी इकदाम किए, अली जैदी साहब जो भी काम कर रहे हैं मास के लिए, हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा एक सवाल है, कितने अरसे से मास काम कर रहा है? मेरा देखे ना, मास को कैसे नहीं जानते थे, या उनके जो हमारे यहाँ पर अफसरान बैठे हुए हैं, चाहे KPT के हों, चाहे वापडा के हों, मैं बात कर रहा हूं कि हर इदारों के, वो कैसे नहीं जानते थे कि मास की खिदमात क्या है? और अगर मास और एक आम चौकीदार में कोई फर्क नहीं होगा, तो हम कैसे अपने ओलंपिक स्पोर्ट्स को खड़ा करेंगे या उठाएंगे? अब ये बात देखें, अभी आपने कही ना, ये बड़ा अफसोस की बात है। ऐसे में कई नाम गिरा दूंगा आपको। आज आपके मीडिया के थ्रू ये बात जा रही है, और आज मैं समझता हूँ कि पूरी जो भी दृष्टि आपके चैनल को देख रहा है, और वो उसमें होगा कि यार हम स्पोर्ट्स के अंदर आना चाहते हैं, हम एथलेटिक्स के अंदर आना चाहते हैं, हम स्विमिंग के अंदर आना चाहते हैं, हम बास्केटबॉल के अंदर आना चाहते हैं, फिर वो देखते हैं कि फ्यूचर क्या है। फ्यूचर ये है कि आप उनको इस टाइप की, मैं नहीं कहूंगा कि इनको उस नाम से, मैं कभी भी इनको वो नहीं करूंगा कि मैं समझता हूं कि इस खेल की और उसकी जो है ना, स्पोर्ट्स की इंसल्ट है कि आप गोल्ड मेडल लेके हुए और आप ऐसी जॉब कर रहे हो जिसका नाम पाकिस्तान वुशु का टीम कैप्टन
पाकिस्तान मार्शल आर्ट की एक किस्म है। अगर बहुत सारे लोग जो है ना वो ओलंपिक स्पोर्ट्स को, हमने भी अब बहुत कुछ सीखा जेवलिन थ्रो के हवाले से जब अरशद नदीम ने की थी। इतनी सारी चीज़ों को ज़ाहिर शायद हम इतनी गहराई से नहीं जानते थे, लेकिन ये वुशु जिसके टीम कैप्टन है माज खान, ये मार्शल आर्ट की एक किस्म है। राशिद कुरैशी साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ, आप इंटरनेशनल एथलीट और एथलेटिक्स को बहुत करीब से देखते हैं। पाकिस्तान पहली मरतबा एथलेटिक्स में क्वालिफाई करके ओलंपिक्स में गया अरशद नदीम की वजह से, फिर हम फाइनल में भी पहुंच गए। अरशद नदीम की जो जेवलिन थ्रो थी वो 86 पॉइंट समथिंग थी, जबकि यहाँ 85 ही वो कर सके। लेकिन अगर वो जो साउथ एशियन गेम्स वाली थ्रो कर जाते तो शायद मेडल की दौड़ में उनका भी नाम आ जाता। लेकिन वो जो एक साइकोलॉजिकल दबाव होता है, हम नीरज की बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे, हो गया नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं। अरशद के दिमाग में कितनी चीजें चल रही हैं, मेरे बाप राज मिस्त्री, मैं जरा उसको बड़ा करवा दूंगा, उनके गैराज को बड़ा करवा दूंगा, मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम दिला दूंगा। कितने ख्वाब एक उस आदमी के जहन में चल रहे थे कि जिसको सपोर्ट करने के लिए भी जो लिमिटेड लोग वहां पर मौजूद हैं। अब कितना बड़ा फर्क पड़ता है इस चीज से कि जब आप फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं और प्रॉब्लम्स में आप तरबियत कर रहे होते हैं। एक खिलाड़ी तरबियत कर रहा है कि जिसको सारी दुनिया में ट्रेनिंग का मौका हासिल है, एक खिलाड़ी तरबियत हासिल कर रहा है कि जो दूध के लिए पैसे भी जो है ना जरा देना, जरा अम्मी जरा लेके जाता है, तो कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। शुक्रिया नसीम भाई। देखिए, मैं खुद हमने खेला और जो लोग भी खेलते जानते हैं, जिस तो रिंग में होते हैं ना, जैसे आप जो फाइट कर रहे होते हैं, जब कोई खिलाड़ी जेवलिन पकड़ के थ्रो करने जा रहा है, कुछ नहीं दिमाग में होता। पहली तरबियत हर स्पोर्ट्स में फोकस की होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारी एजम्पशंस होती हैं, हमारी एजम्पशंस होती हैं कि ऐसा सोच रहा होगा, ये दबाव होगा, कुछ नहीं होता। ठीक है, उसकी सोच सिर्फ और सिर्फ अगर थ्रो में 19-20 होता है तो उसी को सोच रहा होता है। ठीक है, एक चीज है कैपेसिटी, कैपेबिलिटी उसके पास मौजूद थी। उसने एशियन चैंपियनशिप हुआ वो 86.39 या 13 ऐसा कुछ थ्रो करके वो गोल्ड मेडलिस्ट हुआ था। कितना टाइम पहले हुआ था? अगर कितना टाइम पहले हुआ था ये? जी, अब देखिए उसमें गैप देखिएगा, मेरे ख्याल साल 1.5 साल का फर्क है उसके अंदर एशियन चैंपियनशिप जो लास्ट किया था उन्होंने। ठीक है, अब बात ये होती है, हमने उसके 86 थ्रो करने वालों को 87 तक रागिब करने में जो ओलंपिक सर पर है 1.5 साल के बाद है, हमने क्या एफर्ट किए? कहां है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, कहां है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड? आपका ये दोनों ऐसे इदारे हैं जिनको से स्ट्रक्चर, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए था, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए था। देखिए, कल भी मैंने बात की थी कि अगर पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन की भी नहीं, अगर मैं जनरल अकरम शाही नहीं होते, जो खुद एक एथलीट है, तो ये लड़का बहुत पहले चला जाता। ये लड़का बहुत पहले चला। वो 6-7 साल से ऐसे हाथ रख के कहते थे कि यार ये मेरा वर्ल्ड में के लिए तैयार करें, ये मेरे वर्ल्ड के लिए तैयार करें। और नो डाउट उन्होंने जो भी उनके पास मसाइल थे उन्होंने किया उसको। लेकिन देखें, जब तक अगर इसको सरपरस्ती होती पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, अगर इसको अपनी जो सियासी जो इनकी आपस के रिफ्ट हैं, जो कि पैरेलल एसोसिएशंस बनी हुई है, लड़े जा रहे हैं, वो अगर वो लोग पीओए वाले इस पर इन्वेस्ट करते, सिर्फ इस पर नहीं, आप तलाक देखें। मैं फिर कल एक बात की थी कि इसने शिकायत नहीं की है, ये वाहिद वो लड़का है, इसने शिकायत नहीं किया, क्योंकि वो 15 दिन 20 दिन की ट्रेनिंग पे मुख्तलिफ ममालिक में जाता रहा। उनसे जब अरेंज होता था शाही साहब से, उसे कहीं ना कहीं भेज देते थे, लेकिन वो इतना उसको इतनी की जरूरत थी। हाँ, और शाही साहब की भी एक लिमिटेशन है ना। लिमिटेशन। अच्छा, ये फर्ज किसका था? पीओएस हो रहा था क्या? क्या उन्हें नजर नहीं आया एशियन चैंपियनशिप में वो क्या करके आया, सैफ गेम में क्या करके आया? क्या उन्हें थ्रो नजर नहीं आ रही? और आप ऑफ द रिकॉर्ड में हम लोग आपस में भी डिस्कस करते रहे हैं उसके थ्रो के बारे में, अरशद नदीम के थ्रो के बारे में हम लोग कब से बात कर रहे हैं। क्या अब भाई मकसद राशिद भाई तो इनकी उसकी स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे थे जी। वो बस आपके इल्म में है कि अगर कोविड का सिलसिला नहीं होता तो बहुत अच्छा बहुत सारी हो जाती बन जाता। तो ये देखिए, हमने अब करना क्या है, अब ये चीजें करना क्या है ये तो आगे करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे तैयारी कर सकता है? मैं एक एथलीट के दिल से पूछ रहा हूँ, इन हालात में कैसे करेगा? देखिए, अब तक जो कर गया। हम लोग एक चीज सिखाते हैं, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। एथलीट के लिए, किसी भी एथलीट के लिए अक्रॉस द बोर्ड, हम पहली चीज ये होती है लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो प्रेजेंट मोमेंट क्या है कि वर्ल्ड नंबर 5 है वो इस वक्त। ठीक है, फ्यूचर को देखना है, माजी से सबक सीखना है। फ्यूचर सबक कैसे सीखा जाएगा?
अब भी वक्त है, आगे बढ़े। और ये सिर्फ एक खेल नहीं है, आज मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कुछ और चीज बताता हूँ। अब पेरिस 2024 21-24 आप 24 आपका टारगेट होना चाहिए, 2024 आपका टारगेट होना चाहिए। उसमें जिन इवेंट्स में आप मेडल ले सकते हैं, आज मैं आपके प्रोग्राम से बताता हूँ। मुझे वो गेम्स अभी आपने बताने हैं, रुक जी। जाएं, मैं भी जरा सारे गेम्स लेता हूँ, जरा इनसे बात थोड़ी हाँ, सी प्लीज, जरा प्लीज। बैठे में डॉक्टर साहब तो सो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है सारा दिन मरीज देखते रहे। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आप जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं, लेकिन आप एक खास बात करना चाहते थे अरशद नदीम के लिए, तला तालिब के लिए, जो वर्ल्ड में 5वें नंबर पर रहे, हमारे वेट लिफ्टर भी और जेवलिन थ्रो वाले, क्या कहेंगे आप उनके लिए? नसीम, सबसे पहले तो बहुत अप्रिशिएट है, सलाम भी है, मेरा सलूट भी है, और मेरी तरफ से, हमारे इदारे की तरफ से पहले भी खिदमत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। जितना का हम कर सकते हैं हमारे इदारे की तरफ से, अरशद नदीम के लिए, तला के लिए, उनकी फैमिली के लिए, बल्कि अरशद नदीम के गाँव के लिए, जो उनका गाँव मियाँ वाली में, वहाँ से कोई शख्स भी आएगा, ये रहमान फाउंडेशन अदारा उनका फ्री इलाज करेगा। हम डायलिसिस कर रहे हैं, मियाँ वाली के अंदर भी इरादा है हमारा फ्री डायलिसिस सेंटर बनाने का, पूरे पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं। मेरी कल नियत की है यहाँ प्रोग्राम के अंदर बैठे बैठे कि अल्लाह करे कि हमारी ख्वाहिश है कि वहाँ भी ये काम किया जाए लोगों के लिए। वेरी गुड। और इनके लिए भी, इनकी फैमिली के लिए भी, अल्लाह न करे मियाँ वाली से कोई आगे ये कह देना कि डॉक्टर साहब ने आपका एक प्रोग्राम देखा था मेट्रो पे, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने बात कही थी कि कोई भी यहाँ से आएगा तो उसका इलाज जो मैं करता हूँ फ्री करूँगा, मैं हाजिर हूँ। अरशद नदीम का नाम ले लें, तला का नाम ले तला लें, का नाम, तो ये बड़ी, मैं हमारी तरफ से, ये इदारे की तरफ से, और ये मौका ये होता है कि जो और बड़े इदारे हैं, जिनको उन्होंने अरबपति इदारे हैं, उनको चाहिए ऐसे लोगों का साथ देना। मैंने कल भी कहा था कि हमें बजट बढ़ाना है, 1 करोड़ का बजट है या 1 अरब रुपए का बजट है, अब इंडिया का हमसे 70 गुना ज्यादा बड़ा बजट है, 70 गुना, तो कम से कम 10 गुना तो बढ़ाना चाहिए लोगों को। वाकई ऐसे लोगों को, मैं तो बड़ा दुख हो रहा सुन के कि इतना बड़ा बंदा जिसने इतने मेडल लिए हुए हैं, एक किस जगह पे काम कर रहा है, तो ये कल को कोई भी आगे नहीं, कोई भी, मैं तो अपने बच्चे को आगे नहीं आने दूंगा। मैं तो नहीं चाहूंगा मेरा बच्चा किसी खेल में आए और उसका इंजाम ये हो, यहाँ जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये देखे ना, इज्जत नहीं है, सारी जिंदगी की मेहनत हो। देख, डॉक्टर साहब ने कहा मैं अपने बच्चे को नहीं आने दूंगा, हमारे बच्चे नहीं आएंगे सर। अगर खान साहब आप नहीं देखेंगे तो बच्चे आना बंद हो जाएंगे, कोई एथलेटिक्स की जानिब नहीं आएगा। अगर मास खान 3 साउथ एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल जीतने के बाद, इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद, आप एशियन इंडोर गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद, 17 इस मुल्क के लिए इंटरनेशनल मेडल जीतने के बाद, अगर जो नौकरी वो कर रहे हैं, मैं बार बार बताना मुझे अच्छा नहीं लगता, अली जैदी साहब के बारे में भी इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने कहा कि कल इंशाल्लाह इनके लिए काम होगा और अल्लाह करेगा कि जो ये डिजर्व करते हैं इनको वो मिले। अब क्या जिंदगी गुजर रही है, हमारे चैंपियन से जरा पूछते हैं कि कितना डिफिकल्ट होता है, और आपके इदारे का ओवरऑल ठीक है, आपका प्रमोशन नहीं हो सका, लेकिन इदारे की जानिब से सपोर्ट होती है? जी बिल्कुल, इसके अलावा बाकी तो हमारे जितने भी मतलब KMT कराची पोर्टर्स ने हमें बड़ा सपोर्ट किया। जैसे कि हम लोग जीतते हैं तो हमें प्राइज भी उन्होंने दिया है बड़ा हर इवेंट पे, और बाकायदा जो भी स्पोर्ट बेस पे दिए हुए सारा चल रहा है। सिर्फ मेरी इशू था प्रमोशन का, तो वो भी मिनिस्टर साहब ने आज नोटिस किया, इंशाल्लाह कल के उन्होंने कहा हुआ है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। अभी किस ग्रेड में आप? अभी ग्रेड 2 में, मतलब वो आपने ग्रेड 2 में? वो शुरू में हम लोग अपॉइंट हुए थे, वैसे कितने साल हो गए? ड्यूटी हमारी जो स्पोर्ट बेस पे ही चल रही है, मतलब स्पोर्ट्स ही कर रहे हैं हम लोग, जो हमारा डिजिग्नेशन वगैरह हम लोग को दिए हुए सिक्योरिटी गार्ड की, सिक्योरिटी गार्ड का। जी, जी। अच्छा, तो मकसद है कि कितने अरसे से आप सिक्योरिटी गार्ड के ओहदे पर हैं? 2012 से हम लोग परमानेंट हुए थे कराची पोर्टर्स में, और उससे पहले 2007 से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे। बॉक्सिंग हम लोग अपॉइंट हुए थे, नेशनल हम लोगों ने गोल्ड किए थे। वो एशिया मेहरुल्ला वगैरह के दौर की बात है या उससे पहले की बात है? जी जी, मैं उसके बाद की। मेहरुल्ला भी हमारे साथ ही थे उस टाइम, 2006-07 में जो, तो वो बाकायदा उन्होंने भी जब मेडल उस वक्त जीते थे तो उसको उस वक्त प्रमोट हुआ था उसी, क्योंकि 2004 एथेंस ओलंपिक्स में मेहरुल्ला थे वहां पे, असगर अली शाह थे, मेहरुल्ला थे। ये मैं वो ओलंपिक्स कवर करने के लिए गया था, 6 बॉक्सर गए थे उस वक्त। देखिए ना, हमारे यहाँ एक हुसैन शाह ने जीतने के बाद इकबाल भाई कितना बड़ा फर्क डाला था 82 के अंदर, 83 में वो जो मेडल 84 में जीता। 84, उसके बाद से आप देखें कि बॉक्सिंग फिर वो भी खत्म हो गई। वो अनवर चौधरी साहब का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा रोल था। अल्लाह ताला जब तक वो थे तो वो बॉक्सिंग थी, बिल्कुल वो बेहतरीन आदमी। कितनी तनख्वाह है? मैं इसे ऐसा ना हो कि कोई नहीं, तनख्वाह तो ठीक है, बस छोड़ दे। ओके, मैं ये कह रहा हूँ आसानी से गुजारा हो जाता है? बस गुजारा हो रहा है, बेहतर है सर। अच्छा,
क्योंकि पठानों में तो ये होता है ना भाई, लेकिन मसले वसाइल है, जैसे मेरी अभी ट्रेनिंग करता हूँ ना, जाहिर है मुझे अपनी डाइट को भी देखना पड़ता है, डाइट के मेरे एक्सपेंसिव गेट्स का है। होता अब मैं घर भी देखूँ, अपनी ट्रेनिंग भी देखूँ, अपना भी अब एशियन गेम आ रही है, तो इंशाल्लाह उधर से भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेस्ट कर सकता हूँ वहाँ पे, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत सकता हूँ एशियन में। लास्ट टाइम में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जो वर्ल्ड लेवल के जो लड़के हैं उनके साथ बड़ा अच्छा कम्पीट किया, एक पॉइंट से हम लोग उसमें लूज कर गए थे, और इस बार इंशाल्लाह उम्मीद है और तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, और 1 साल अभी इसमें रहता है। तो अगर जिस तरह ये फाइनेंशियली इश्यूज है, ये अगर साथ साथ ये खत्म हो देखिए जाए, मैं बताऊं, कल ये सॉरी आपकी बात काट रहा हूं मैं, ये बात तो आज हमने कर दी अली जैदी साहब से, इंशाल्लाह कल आपका सुबह आपको सबसे पहले वहीं जाना है, आपको उनके पास तो वो बैठे होंगे इंतजार में आपके, और उसके लिए मैं एक उनसे और रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी डाइट के उसके लिए एक स्पेशल अलाउंस भी जो है वो ऐलान किया जाए इंशाल्लाह। ये मैं भी उनसे बात करके, ये बड़ी बात की इकबाल भाई ने, डाइट के लिए अनाउंस किया जाए। लेकिन एक इतनी बड़ी शख्सियत इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर चुकी हैं कि जो हम आज रो रहे हैं बैठ के कि हॉकी हमारी क्वालिफाई नहीं करती, जो लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल लॉस एंजलिस के मकाम पर 1984 में पाकिस्तान ने जीता था, उस टीम के रुकन थे पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, गिरा कदर खिदमात इस मुल्क के लिए हॉकी के शोबे में जबरदस्त किस्म के हमारे स्ट्राइकर होते थे। हम बात कर रहे थे जो फॉरवर्ड लाइन चलती थी लहराती हुई, उस टीम का हिस्सा थे। फॉर्मर कैप्टन ओलंपियन हनीफ खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हनीफ खान साहब। नसीम कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम हनीफ खान साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हो नसीम? अस्सलाम वालेकुम हनीफ खान साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं नसीम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हनीफ भाई, आपके दोस्त इकबाल मोहम्मद अली खान साहब बैठे हुए, अच्छा इकबाल भाई को भी मेरा सलाम कहिए। राशिद कुरैशी साहब बैठे, डॉक्टर वकार अहमद न्याज बैठे, और हमारे 17 मेडल जीतने वाले वुशो के पाकिस्तान वुशो टीम के कैप्टन माज खान भी बैठे हुए, और ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं केपीटी में। खैर इस पर तो मैं आता हूँ हनीफ भाई, कल इनके लिए बेहतर हो जाएगा। अली जैदी साहब ने आज कहा है इकबाल भाई को, कल इंशाल्लाह इनके हक में बेहतर होगा। हॉकी पे बात करते हैं, जरा ये तो बताएं हनीफ भाई, कुछ चांसेस हैं, कोई उम्मीद रखे ये कौम के कुछ बेहतरी आ जाएगी, या फिर 29 साल हो गए मेडल जीते हुए, 129 साल तक यही हाल रहेगा? जी देखिए, आप ये चाहें कि आज आप पौधा लगाएं और कल फल खा लें, या मुमकिन नहीं, ठीक है, क्योंकि इतना बिगड़ चुका है, जमीन इतनी खराब हो चुकी है कि उसको संवारने में काफी टाइम लगेगा, फिर जाके पौधा लगेगा और फिर बढ़ेगा तो फिर फल मिलेगा। इसलिए कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल खत्म हो चुका है हॉकी का। उसको जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक जोन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉकी नहीं होगी और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स नहीं होंगे, टैलेंट ऊपर नहीं आएगा, और उसी वजह से जो है वो टीम आपकी नहीं बन सकती। और उसके लिए दूसरी चीज जो जरूरी है वो है जॉब्स। बच्चों को किसी की जॉब्स है नहीं, बच्चे बेरोजगार कर रहे हैं, माँ बाप कब तक बच्चे को हॉकी खिलाएंगे? 5,000 की हॉकी आती है, 10,000 का जूता आता है, तो ये बच्चे को माँ बाप अपना चूल्हा जलाएंगे कि इसको बच्चे को ये किट खरीद के देंगे? जब तक ये जॉब्स नहीं खुलेंगी और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर प्रमोट नहीं होगा, जब तक आपकी हॉकी वापस नहीं आ सकती। हनीफ खान साहब, हम क्रिटिसाइज तो करते ही रहते हैं, बाजवा ने ये कर दिया तो ब्रिगेडियर साहब ने ये कर दिया तो फलाना हो गया, हम यही हमारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं। आज तनकीद करने नहीं बैठे हुए, आज के शो का मकसद ये है कि अब अगर 29 साल पहले हम मेडल जीते थे तो अल्लाह करे कि नेक्स्ट ओलंपिक्स में या उसके बाद के ओलंपिक्स में हम किसी स्टैंडिंग पे तो आए ना। देखें, हम भारत को करीब नहीं आने देते थे। आपके दौर में मुझे याद है, वो मैं मैचेस देखता हूं जिसके अंदर आप बड़े प्यार से जीत के मैच चले जाया करते थे। आज भारत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, हमने 1992 में आखिरी मरतबा ब्रॉन्ज मेडल जीता, पिछले 2 ओलंपिक्स में तो हम क्वालिफाई नहीं कर सके। हनी भाई, आपने 2-3 सजेशंस दी, इसके अलावा भी कुछ सजेशंस चाहिए होंगी कि अकेडमीज सही नहीं होगा जब तक कुछ नहीं हो सकता। ये सिस्टम खराब हुआ है 20-25 साल पीछे से, ठीक है, चाहिए ना, क्योंकि इसलिए कि इन्होंने जो इनको ग्रांट मिलती रही, ये सिर्फ इन्होंने पता नहीं कहां पर टूरों पे खर्चा करते रहे, अपने पे खर्चा करते रहे। अगर हॉकी पे लगाते और ये जूनियर लेवल पे उसको पैसे को लगाते और उनको प्रमोट करते, तो आज पाकिस्तान की हॉकी जो है वो विक्ट्री स्टैंड पे होती और पाकिस्तान की टीम जो है वो दूसरे 4 टीमों के अंदर होती।
लेकिन इनको जितनी भी ग्रांट मिली इन्होंने पता नहीं कहाँ कर दी, किधर ले गए। कोई हॉकी पे उन्होंने खर्चा नहीं की। अगर हॉकी पे खर्चा करते तो ये आज पाकिस्तान का हाल नहीं होता कि क्वालिफाई करने के लिए भी लाले पड़े होते हैं। लेकिन किसी एडमिनिस्ट्रेटर को लेकर तो नहीं आए थे, ज्यादातर तो हॉकी के खिलाड़ी ही फेडरेशन के सेक्रेटरी रहे, सदर रहे, बड़े ओहदे पर रहे। तो ये फंड जाता कहाँ था? तो क्या खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं ईमानदारी का मुजाहरा नहीं करते? चले हम कहें कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर आए थे, बाहर से आए थे, इनके अंदर तो दर्द है इस खेल का, इस मुल्क के। किसको दर्द है? किसको दर्द है? कहाँ दर्द है? कितने ओलंपियन ग्राउंड पे जाते हैं बच्चों को हॉकी सिखाने? उनकी पहचान हॉकी है। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, हॉकी की वजह से है ना। कितने हॉकी ग्राउंड पे जाते हैं, हॉकी बच्चों को सिखाते हैं। अगर इनके दर्द होता तो ये ग्राउंडों पे जाएं और हॉकी को प्रमोट करने के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दें। इनके पास टाइम नहीं है। किसको दर्द है हॉकी का? मैं तो नहीं जानता कि कोई एक ओलंपियन ग्राउंड पे जाता हो। आप कराची में रहते हो, बता दो एक आध का नाम। नहीं, केएचए के ग्राउंड पे मैं रोज आपको देखता हूँ, इसमें कोई शुबा नहीं है। केएचए के ग्राउंड को छोड़ दें आप, और ग्राउंडों की बात करेंगे। कोई ओलंपियन आपको कहीं नजर आता हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। मैं यही तो बात कर रहा हूं। फिर हॉकी कैसे प्रमोट हो जाएगी? पहले जमाने में जो है पुराने प्लेयर जो थे, वहीद खान, अनवर अहमद खान, हबीब अली किडी, ये सारे के सारे कच्चे ग्राउंडों पे, रेड़े के ग्राउंडों पे खेलते थे और बच्चों को हॉकी बता रहे होते। तो जब तो बच्चा निकलता था। मुझे एक सजेशन दे जाए बस कि ये कर लो तो बस बेहतर हो जाएगा, इसको इस सिमत में चलो, मुझे वो सिमत बता दें। 18 साल 20 साल के बच्चों की हॉकी टीम, बच्चों की टीमें बनाई है और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मजबूत कर ले तो 2 साल में ये 17 से 10वें नंबर पे आ सकते हैं। 17 से 10वें नंबर पर आएंगे। अभी ये गारंटी नहीं है कि जो हमारी पहले पोजीशन होती थी वो हो जाएगी। वो अभी उसके लिए टाइम लगेगा। यानी अगला ओलंपिक्स भूल जाए, हम उससे अगले ओलंपिक्स की तैयारी करें, 8 साल का टाइम रखें। जी हाँ, कम से कम 5 साल का टाइम लें। ग्रेट हनीफ खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सजेशन आ गई। आप हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। और इकबाल भाई, एक ब्रेक ले लेता हूं, जरा एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन है ओलंपिक स्पोर्ट्स में पाकिस्तान दोबारा अपना रिवाइव कैसे करे। हमारे पास टैलेंट मौजूद है लेकिन सहूलतें नहीं है, उसके लिए क्या कुछ किया जाए, अकेडमीज बनाए, क्या करें क्या नहीं करें, आज इसी शो पे बात करेंगे 2 घंटे, 11 बजे के बाद भी। ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान में ओलंपिक स्पोर्ट्स की। 23 करोड़ आबादी का मुल्क, कोई एक सिंगल मेडल नहीं जीत पाते। मेडल जीतना तो बहुत दूर की बात है, हम क्वालिफाई नहीं कर पाते। हमारे 10 एथलीट्स गए थे, उनमें से कितने थे कि जिन्होंने क्वालिफाई किया? तो अरशद नदीम थे, हाँ, कि जो नजर आ रहे थे वो पाकिस्तान को मेडल जिता सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमने उनको उस तरीके से फोकस नहीं किया जिस तरीके से हमें फोकस करना चाहिए था। जब वो 86 पॉइंट समथिंग की थ्रो करने में कामयाब हो गए तो 87 पे तो कल नीरज ने गोल्ड मेडल जीता है। तो आपको तो 1 मीटर की तैयारी करानी थी, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल सभी को जुड़ जाना चाहिए था और सबको एफर्ट करनी थी, क्योंकि प्राइड का मामला होता है। ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जब लिस्ट के अंदर नाम आता है जिस मुल्क का, उसको एक प्राउड फील होता है। शायद हम उस प्राउड को भूल गए हैं। भारत ने 7 मेडल्स जीते, हमारा पड़ोसी मुल्क है। उनका वो खर्चा करते हैं तो 70 करोड़ रुपए सालाना, अरब रुपए सालाना बजट होता है। हमारा 1 अरब रुपए सालाना बजट होता है। अभी मैं जी, इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत ने मेरे मुल्क की हमें ज्वाइन कर लिया है। वफाकी वजीर आईपीसी मिनिस्ट्री की है, सीनियर सियासतदान है, बहुत हरदिल अजीज शख्सियत है और बहुत एफर्ट कर रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए, या जो भी उनके दायरे इख्तियार में उसकी बेहतरी के लिए। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब भी हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं, सीनियर एथलीट बैठे हुए। और डॉक्टर साहब एक ऐसे भी हमारे यहाँ पर एथलीट बैठे हुए हैं कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए 3 साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते, 17 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, जिन्होंने इस्लामी सॉलिडारिटी गेम्स के अंदर ब्रॉन्ज जीता, एशियन इंडोर में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मास खान साहब हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पे आपको भी शायद हैरत होगी, केपीटी में ये एक चौकीदार की जॉब कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं।
तो जहां ये सूरत हाल होगी डॉक्टर साहिबा के जिस शख्स ने इस मुल्क के लिए 17 मेडल जीते हो और उसके लिए एक जॉब भी इस सतह की होगी, तो कौन आएगा पाकिस्तान की ओलंपिक स्पोर्ट्स को बेहतर करने के लिए? जी बहुत शुक्रिया। वैसे ये एक्चुअली अब एक टोटली से तो हटके है वो, और मेरा यही ख्याल है कि देखें बड़ा सिस्टमैटिकली जो यहाँ की स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस और इदारों को तबाह किया गया है। अगर ये स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो इंस्टीट्यूशंस है वो अपना किरदार अदा कर रही होती तो आज इन जैसे जो शायद फॉर्मर एथलीट्स हैं या उनके वेलफेयर के लिए भी कोई प्रॉपर सोच होती और कोई प्रॉपर सिस्टम किया जाता। अब अगर आप जाके जाहिर गवर्नमेंट के डिफरेंट इदारों में अगर जॉब्स होंगी, और वो तब आती है सूरत हाल क्योंकि आपके अपना इदारा कोई मजबूत नहीं था, आपके अपना कोई सिस्टम मजबूत नहीं था, और इतने सालों से जो ये तबाही की गई है, बड़ा दिल दुखता है कि इन जैसे लोग देख के एथलीट्स को कि जिसका अंजाम ये हो। बड़ा दिल दुखता है मेरा अगर आप फनकारों की भी देखें कि जो आर्टिस्ट, जो ऐसे सीनियर आर्टिस्ट भी, कि वो भी किस तरह की आखिर में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ये असासा है हमारे मुल्क के, लेकिन इनके लिए एक सिस्टम कंसर्न्ड इदारों की तरफ से होने चाहिए। जो जिस चीज का एक्सपर्ट है उसको उसी इदारे की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए कोई सिस्टम बनाए। हमारे पास क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की तबाही की गई है, डिफरेंट सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस की तबाही की गई है, तो आज कोई ऐसा थोड़ा ही नहीं है कि जहां पे वो मुख्तलिफ स्टेजेस के एथलीट्स के बेहतरी के लिए कोई सोचे, चाहे वो टैलेंट हंट पे हो, चाहे वो एलीट लेवल पे हो, या फिर वो फॉर्मर प्लेयर हो क्या हो। ये तीनों वो स्टेजेस हैं कि जिसके लिए आपका एक स्पोर्ट्स के इदारों का काम है कि वो उनके पास सिस्टम निजाम होने चाहिए कि जहां पे वो करें। हमारे पास भी होता है, लेकिन ये डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में तो वो तो फिर आप एज एन एम्प्लॉय जाके करते हैं, फिर वो आपकी पेंशन के होते हैं। तो इन अ वे पे गवर्नमेंट ही कर रही है, लेकिन सीधे हाथ से जहां से होना चाहिए वो नहीं हो रही है। एक बैकडोर, बैक चैनल तरीकों से उनको वो किया जाता है, तो वहां पे यही हालात होंगे। डॉक्टर फहमीदा साहिबा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपको इस मिनिस्ट्री में 2 साल से ज़्यादा हो गए, तकरीबन नियर अबाउट तकरीबन 1.5 साल पहले अरशद नदीम ने जो थ्रो की थी वो 86 पॉइंट समथिंग की थी। 87 पर नीरज चोपड़ा भारत के लिए कल गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो गए। जब 86 पॉइंट समथिंग का बहैसियत मिनिस्टर शायद आपकी नॉलेज में आ गया, या आपको लोगों ने भी नहीं बताया कि ये हमारा एथलीट जो है वो 86 पॉइंट समथिंग की थ्रो कर रहा है और सिर्फ 1 मीटर के फर्क से ये पाकिस्तान का गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो सकता है, तो कहीं आपको भी फील होता है कि शायद जो इकदामात आप कर सकती थी बहैसियत मिनिस्टर वो नहीं हो सके? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि उनके और जो ब्रॉन्ज मेडल लाया उनके बीच में सिर्फ 0.82 मीटर का फर्क था, पहली बात। और जो यहाँ तक आ सकता है, और जिसने आपने बताया 86, उनके खुद जो कोच है उन्होंने कहा कि इस वक्त इनकी बॉडी ने उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया जैसे होना चाहिए था, और जिसकी मैं एक बहुत बड़ी वजह समझती हूँ क्योंकि वो कोविड से होके गुजरे हैं। उनको कोविड हो गया था, वो 4 वीक टर्की में स्टक हो गए, और वो था, मैं पूरी एक एक इनकी चीज पे मेरा फोकस था। ये नेपाल में हमारे साथ थे, नेपाल में गई थी, वहां पे ये अवार्ड लेकर आए थे, मेडल जीत कर आए थे, और मैंने इनको इनके खातिर इतना तेजी से एक्सपेडाइट किया सारा प्रोसेस, क्योंकि नॉर्मली मेडल 3-3 साल के बाद जो कैश अवार्ड दिया जाता है ऐसे प्लेयर्स को, वो 3 साल के बाद मिलता है। मैंने इनकी कोई वजह से कि इनको राइट अवे मुझे अप्रिशिएट करना है, और जो ये पैसे मिले ये अगर अपने पे किसी तरह भी अपनी खुराक कुछ खर्च करे या अपनी जात पे किसी
तरह भी, तो इनका राइट अवे इनका राइट इनको मिलना चाहिए। मैंने विद इन फ्यू मंथ्स इनको 10 लाख रुपए का चेक वहां पे दिलवाया और मैंने उनकी फेडरेशन से भी ये बात कही, देखिए हमारे पास जो निजाम है या रूल्स बने हुए, मैं उससे बाहर नहीं निकल सकती हूँ। मेरे पास जो रूल था कि जो फेडरेशन हमें बना के देती है, इनका पूरा प्रोग्राम हमें जो बना के दिया था ट्रैवलिंग का, मैंने उसको पूरा एग्री किया। हमने इनकी लाहौर में कैंप भी लगवाई और हमने वहां भी इनको पूरा कोच के सपोर्ट के साथ किया। उसके बाद इनकी फेडरेशन ने इनको कजाकिस्तान भेजना था और उनकी फेडरेशन ने इनको ईरान, टर्की और ये 4-5 मुल्क थे जहां पे इनको भेजना था। ये ईरान गए, वो भी पाकिस्तान स्पोर्ट के सपोर्ट के साथ गए। फिर ये टर्की गए जहां इनको कोविड हो गया। कोविड में ही गॉट स्टक फॉर 4 वीक्स। वहां पे इनकी फेडरेशन ने बड़ा रोल प्ले किया क्योंकि आज ये इतना इंटरनेशनली एक ऐसा मसला है कि आप जानते हैं कि कोई मुल्क भी अगर पता चल जाए कि, और खासतौर पे पाकिस्तानी हैं और कोविड हो जाए, तो उनको जिस तरह क्वारंटाइन किया गया और उनको ट्रैवल करने से रोका जा रहा था, फिर भी फेडरेशन ने मैनेज करके उनको 3 हफ्ते के बाद जब वो नेगेटिव हो गए, इनको निकलवाया फौरन, वरना तो शायद आज इनके लिए पार्टिसिपेट भी कहीं मुश्किल। यहाँ आए हैं, इनकी फौरन को दोबारा कोविड टेस्ट दोबारा कराए गए, वो नेगेटिव हुए। फिर इनका कजाकिस्तान का जो ट्रैवल था वो वहां उन्होंने एंट्री बंद कर दी, ये कजाकिस्तान नहीं जा सके। फिर कजाकिस्तान का कोच उन्होंने रखा जो कि वन ऑफ द, जो अकॉर्डिंग टू द फेडरेशन, क्योंकि ये डायरेक्शन हमें फेडरेशन भेजती हैं, हम ऑन आवर ओन नहीं डिसाइड कर सकते हैं। सो उन्होंने कहा कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट कोच और वो है। तो वो जो कोच को और जिसको $5,000 पर मंथ का वादा किया था फेडरेशन ने, वो उसका, लेकिन जब ये ट्रैवल नहीं कर सके, कजाकिस्तान ने नहीं अलाउ किया, तो उसके बाद इनका ऑनलाइन उस कोच से ट्रेनिंग हुई और वो ऑनलाइन उन्होंने जो भी $2,000 या ऐसे कुछ वो ले रहे थे कोच, और वो फेडरेशन उनको वो कर रही थी, वो हुआ। तो ये न कहिए कि उनका नहीं, हाँ अगर दुनिया के मुकाबले ही अगर आप मुझसे फंडिंग की बात करेंगे तो ऑल दीज थिंग्स आर स्टिल, आई वुड से, पीनट्स। जिस तरह का अमाउंट दुनिया में खर्च किया जाता है अब इन एथलीट्स की ट्रेनिंग के लिए, वो सब जरूरी है कि उतना फंड, वो खुराक, वो सब चीजों। एज फार एज द पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इज कंसर्न, वी डिड आवर ड्यूटी, वट एवर वी वर टोल्ड बाय द फेडरेशन, हमने वो चीजें की। अब लेकिन सूबों पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, सूबों को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सूबों के पास चली गई है। वो जो बैठ के छोटा ट्रेनिंग्स और किसी लेवल पर अगर होता है तो सूबा और फेडरल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दुनिया में इसी तरह है, इंडिया में इसी तरह है, हमारे रीजन में जिस तरह है। लेकिन इस वक्त यहाँ अगर आप इनके अंदर की सियासत सबकी देख लें, जो पीओए की सियासत चल रही है एथलेटिक फेडरेशन के साथ, वो बैन कर दें और ये, तो ये चीजें हैं जिसका असर एथलीट्स पे जाता है, हमारे मुल्क के बच्चों के ऊपर जाता है ये असर और वो इफेक्ट होते हैं। और निहायत एक अफसोस की बात है क्योंकि हमारे मुल्क में ये शख्सियात जो हैं ये मुल्क से बड़ी हैं, ये अपने आप को मुल्क से बड़ा समझती हैं, इदारों से बड़ा समझती हैं और ये जिम्मेदार है कि जिन्होंने आज इन हमारे पाकिस्तान के बच्चों का करियर इस तरह तबाह किए हुए, न सिर्फ स्पोर्ट्स में बट डिफरेंट, अगर आप उठा के देखिए कि किस तरह इन्होंने मेरिटोक्रेसी का गला दबाया है, इन्होंने कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म्स नहीं रखे हैं और ये सब चीजें हैं कि जिन्होंने स्पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब जरूरी है कि गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स बोर्ड अपना एक रेगुलेटरी रोल अदा करे। इकबाल मोहम्मद अली साहब बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और इन्होंने बहुत सी चीजों की भी मुझे निशानदेही करते हैं, लेकिन जो ये सिस्टम की वीकनेसेस हैं, मैं चाहूंगी कि इसमें भी हमारा सपोर्ट दे करें और जो रेगुलेटरी रोल है हमारा उसको भरपूर हो। सिर्फ फंडिंग एक बात नहीं होती है, उससे ज्यादा आप वो टैलेंट हंट है। आज एक बच्चा क्या, दुनिया के अगर आप जाके देखेंगे, मुझे वो बता रहे थे कि इनकी फेडरेशन के हमारे तो 1 या 2 बच्चे जाते हैं, दुनिया के 10-10 बच्चे निकलते हैं और उन 10 बच्चों में से सिलेक्शन होती है फिर बेस्ट की। ये तो बच्चे पता नहीं किस तरह यहाँ तक। सो
एक सिस्टम चाहिए टैलेंट हंट के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, जहां सूबाई हुकूमतों का रोल होगा और क्लब लेवल पे फेडरेशंस का रोल होगा, और उससे ऊपर जब वो आएंगे तो वहां पे फेडरल गवर्नमेंट का रोल होगा। लेकिन इस वक्त इस मुल्क का जो सबसे बड़ा वो है क्योंकि वी डू नॉट हैव जेन्युइन फेडरेशंस, वी डू नॉट, और जो पीओए का रोल है इस मैटर में वो बहुत ही एक जिसको मैं कहूंगी क्वेश्चनेबल है, बिकॉज वो उनके वोटर्स को वो मानते हैं फेडरेशन, और जो उनको वोट ना दे वो अच्छी भली फेडरेशन को भी वो बैन कर देते हैं। एंड ये बहुत ही एक जिस चीज ने नुकसान पहुंचाया है वो ये है, अगर वो चाहते तो जेन्युइन फेडरेशंस को वो इनकरेज करते, और आज हमारे पास एक सिस्टमैटिकली क्लब लेवल से लेके ऊपर तक कोई प्रॉपर फेडरेशंस होती, कोई अकाउंटेबिलिटी होती, और फिर आप उस क्लब के साथ उनकी फंडिंग भी होती। डॉक्टर साहब, मैं इकबाल भाई एक सेकंड में आपकी बात डॉक्टर साहब मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक तो आपने बात कही कि यहाँ शख्सियात ऐसी हैं, हमने देखा कि ओलंपिक्स के अंदर जो लोग पार्टिसिपेट करने गए उनके कोच ही नहीं थे, फेडरेशन के लोग जा रहे हैं। वो जो आरिफ हसन साहब के करीब होंगे, ज़ाहिर पीओ के वो हैं, आईओसी में उनके ताल्लुकात हैं, वो उन्हीं को भेज रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या एक शख्स मेरे मुल्क से बड़ा है? क्या एक शख्स को मेरा मुल्क किसी भी मायनों में हैंडल नहीं कर सकता? दूसरी, आपने इंडिया की बात की, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की सिर्फ बात करूं, कल एक भारतीय सहाफ़ी मेरे दोस्त हैं उड़ीसा से, मेरे साथ शो का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि इंडिया में 10 एथलेटिक्स की अकेडमीज़ हैं और एक एक अकेडमी हजार एकड़ पे मुहित है। उनका जो खिलाड़ी नेशनल गेम जीत जाता है, एक नेशनल गोल्ड जीतता है, उसके लिए जॉब मिल जाती है। जॉब का लेवल ये होता है कि उसके तमाम वसाइल पूरे हो रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, आईओसी की वजह से हम किसी शख्स को शायद हिला नहीं पाए, फीफा हम पे बैन लगा के बैठा हुआ है, हमारे यहाँ तो शख्सियात हिलती नहीं, आप बात सही कह रही हैं। लेकिन ये तो आपके दायरे इख्तियार में है कि अगर ये जो 5वीं पोजीशन दुनिया में लेकर आए तो फिर हम वो जो जाल बिछाएं, वो जो तैयारियों का आगाज करें, ये तो शायद आपके हाथ में है मैडम। जी देखिए, बिल्कुल जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, ये बहुत बड़ा इस मुल्क की बदनसीबी कहूँ कि वो होगा 18वीं तरमीम को भी इतना अरसा हो गया कि जिस तरह सूबों को इस चीज को प्रायोरिटी पे लेना था। इनके जो है आपकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अगर सूबों के पास है तो इनको तेजी से वो पैसे उनके पास गए, रिसोर्सेज उनके पास गए, उनका काम था। क्योंकि आज अगर आपने मिलिटेंसी को एड्रेस करना है, आज आपने अगर ये एग्रेशन जो हम अपने यूथ में देखते हैं, अपने यूथ को कैटर करना है, तो ये लो हैंगिंग फ्रूट है कि स्पोर्ट्स को आप बढ़ाइए। और इनको करना चाहिए था कि आप ये हर तहसील लेवल पे ये प्ले ग्राउंड्स देते। मैं बार बार सूबाई मिनिस्टर्स को ये बात कहती हूँ, लेकिन आप सीरियसनेस और कमिटमेंट तो देखिए कि आज भी 3 सूबों में स्पोर्ट्स मिनिस्टर है ही नहीं, कि एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते हैं जो वो है ही नहीं। तो जहां ये सूरत हाल होगी और फिर सिर्फ कोई और मकासद के लिए बिलियंस रुपीस के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दे एक शहर में जाके, तो ये तरीकेकार नहीं है। आपका काम है कि आप तालकों के लेवल पे आप छोटे छोटे प्लेग्राउंड दीजिए, आप अपने यूथ को इंगेज कीजिए, और उन तालकों के लेवल पे आपके पास क्लब्स एंड एसोसिएशन होनी चाहिए। मैंने एजुकेशन मिनिस्टर्स को, सारे सूबाई एजुकेशन मिनिस्टर्स को मैंने खत लिखा है, क्योंकि हम एक ब्रॉडर गाइडलाइन और यही मेरी स्पोर्ट्स पॉलिसी का हिस्सा भी है कि प्लीज जो स्कूल आपने गली कूचों में खोल के बच्चों के मुस्तकबिल को डाक किया है, हम बचपन से स्पोर्ट्स खेलते आए हैं, इनका काम है कि ये प्लेग्राउंड्स बनाए। बच्चों को उन प्लेग्राउंड्स में हमारे लिए लाजिम होता था कि हम खेलते थे तो हमें एडेड मार्क्स मिलते थे। वो निजाम मैंने सारे सूबाई मिनिस्टर्स को खत लिखा है, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं है कि ये मैंडेटरी करें। आप जब फेडरेशन जेन्युइन होंगी, जब स्कूलों के लेवल पे लिया जाएगा, आप देखेंगे कि आपके पास टैलेंट हंट कैसे होता है और कैसे उस ग्रास रूट लेवल से
वो आते हैं, बच्चे उठ के ऊपर आते हैं, और यही तरीका दुनिया में अडॉप्ट किया हुआ है और यही एक बेस्ट वे है। सूबों ने अपना रोल अदा करना है एक यूनिफॉर्म तरीके से। ये नहीं हो सकता कि एक सूबा तो फुटसॉल पे जोर कर रहा है, दूसरा सूबा कह रहा है कि मैंने सारा पैसा हॉकी को दे देना है, तो तीसरा सूबा कह रहा है कि नहीं मैंने तो जो है स्क्वॉश पे फोकस करना है, चौथा टेनिस पे। तो कैसे आप निकालेंगे कि मुल्क के लेवल की टीम्स? तो यही वो फेडरेशन का रोल यहाँ आएगा और सूबाई हुकूमतों का आएगा। जब फेडरेशन का हर सूबे में क्लब लेवल तक, एसोसिएशन के लेवल पे एक जेन्युइन सिस्टम होंगे, तो देन वहां से जब वो बच्चे ऑटोमेटिकली, अगर आपकी स्क्वॉश हो, टेनिस हो, चारों सूबों में उस तरह, फिर वो इंटर प्रोविंशियल मुकाबले होते हैं और फिर वहां से टीम्स निकल के आगे आते हैं। तो ये तरीका। अब आपने कहा कि ये जो बच्चे जिनका पता है, मैंने ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि इस वक्त तक कोई रूल नहीं था, मुझे रूल अलाउ नहीं करते हैं कि मैं कोई डायरेक्ट फंडिंग एथलीट की कर दूं कि उसकी मर्जी। अगर मैं फेडरेशन को देती हूं तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझते, कोई सिस्टम नहीं है कि मैं ये समझूं कि वो पैसा आप खास उस बच्चे पे कर रहे हैं जो डिजर्व करता है। और अगर वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए वो कर रहे हैं तो ऐसी झूठी फेडरेशंस को हमने सपोर्ट नहीं करना है। आपके पास जेन्युइन फेडरेशंस हो और एज फार एज एथलीट्स आर कंसर्न, और क्योंकि मेरे मुल्क का बच्चा सफर नहीं करना चाहिए, उनके लिए मैंने इलीट पूल बना लिया है। अब वो इलीट पूल जो हमने पूरा यकीन तो ये कीजिए आप कि वो इलीट पूल बनाने में मुझे जितनी तकलीफ हुई है कि मैं इन फेडरेशंस को लिख रही हूँ कि भाई आपके पास जो बेस्ट प्लेयर्स हैं जिन्होंने मेडल लिए उनकी लिस्ट मुझे भेज दीजिए। 90% फेडरेशन ने मुझे वो लिस्ट प्रोवाइड नहीं की है। मुझे गूगल कर करके एटलीस्ट अपने उन काबिल बच्चों को तलाश करना पड़ रहा है कि मैं अपना इलीट पूल बनाऊं और वो इलीट पूल को कोई अपने रूल्स में मैं चेंजेस लाऊं कि जिसको हम भी सपोर्ट करें, मैं सूबों को भी कहूं उसे सपोर्ट करें और हम प्राइवेट सेक्टर से भी उनकी फंडिंग कराएं, उनके ब्रांड्स बनाएं, उनकी मार्केटिंग इस तरह हो जैसे दुनिया का तरीकेकार है कि वहां प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़े तरीके से आके सपोर्ट करता है। यहाँ 49 फेडरेशंस हैं। आप मुझे बता दीजिए जब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सूबों के पास हो तो क्या पाकिस्तान के पास, पीएसपी के पास इतनी फंडिंग आए कि वो 42 या 43 तो वो वाली है जो नोन रही है, लेकिन उसके अलावा मैं एथनो स्पोर्ट्स पे काम कर रही हूँ, हम ई स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। देयर आर सो मेनी अदर एरियाज के जहां पे आपको फंडिंग, अगर मैं एक फेडरेशन के अगर मैं 20-25 करोड़ चाहिए कि आप वहां से कि ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके उनके बच्चों की ट्रेनिंग से लेके पूरा वो काम करें, तो बताइए कि क्या इस मुल्क में इतना पैसा है? नहीं, बिल्कुल आपने बात सही की। एक तो पैसा नहीं है, दूसरे अभी हनीफ खान साहब ओलंपियन आए थे, वो बता रहे हैं कि जो फंड आते हैं वो हॉकी के खिलाड़ी खा गए। अभी हनीफ खान साहब जो लॉस एंजलिस में आखिरी गोल्ड मेडल हमने जीता था हॉकी में, उस टीम के रुकन थे। पिछले 2 मरतबा तो हम क्वालिफाई नहीं कर सके। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब बात है, उस पैसे का चेकिंग बैलेंस भी मैडम जरूर चेक कीजिएगा। जी इकबाल भाई। मैडम अभी आपने तमाम तफसील से सारी गुफ्तगू बताई और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपने बिल्कुल सही कही है, मगर बात ये है कि जितनी फेडरेशंस हैं, ये फेडरेशंस का काम था ये सारी चीज़ों का सबसे बड़ा ब्लेम जो है, देखें स्पोर्ट बोर्ड के डायरेक्टर अभी आए हैं, इससे पहले स्पोर्ट बोर्ड के 2 साल डायरेक्टर नहीं रहे, और जो पिछले डायरेक्टर्स रहे सारा बेड़ा गर्क स्पोर्ट बोर्ड का उन्होंने किया है कि जो जेल में भी रहे, जो फंडिंग वो है। और गंजरिया साहब जो थे उनको तो मैंने बाकायदा उसके ऊपर वो किया था कि जो आपकी वेट लिफ्टिंग की और जो वहाँ पे जो सामान था वो 2 नंबर था जिसके ऊपर उनको FIA ने वो किया। दूसरी चीज ये है कि ये पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट साहब है इनको आप बिल्कुल फारिग करें। आपको याद है मैंने असेंबली में बात की थी, आपने इस बात का, मगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मैंने अभी फिर ट्वीट किया इस बात के ऊपर कि इन शख्स के ऊपर फौरी बैन लगाया जाए। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के ऊपर सारा खेल इस वक्त जो ये अरशद नदीम का जो मसला है, अगर इसको सही तरीके से कोचिंग हो जाती, इसको सही तरीके से वो हो जाता, अगर आप ये देखें जिम सही इसको मिलता, जो
जिस तरीके से नहीं हो, इसका बाप मिस्त्री था जिसने डंपर बना के दिए उसको, तो ये सारी चीजें आती थी स्पोर्ट बोर्ड के उसके अंदर। तो इन्होंने ये सारी सहूलियात अगर इसको मुयस्सर होती, आप देखें इंडिया ने जर्मनी का कोच लेके रखा हुआ, अब उन्होंने कल ऐलान भी कर दिया उसके ऊपर जो उनका प्लेयर जीता है कि 6 करोड़ रुपए फर्स्ट क्लास उसको ऑफिसर की जॉब हो गई। मगर थोड़ा सा इसको मैडम आप फोकस करना पड़ेगा कि इसके ऊपर फेडरेशनों के ऊपर सख्ती से बिल्कुल वो करना पड़ेगा ताकि इनको सही किया जाए, क्योंकि एक फेडरेशन से निकलते दूसरी में जाके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 18 साल में शख्स ने एक अवार्ड नहीं लिया। देख, तो ये मेरी आपसे भी दरखास्त है, आप कैबिनेट में होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब से कहें इस शख्स को फारिग करें। जब तक ये नहीं होगा खेल का किबला बिल्कुल सही दुरुस्त नहीं हो सकता, क्योंकि सारी चीजें जो है यहाँ पे आके खराब हो गई हैं। जी मैडम। जी इकबाल साहब, आप बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। मकसद बात इतना है, मैंने आपसे पहले कहा कि वो मुल्क से बड़े हैं, जिनकी ताकत इतनी हो कि जो कहेंगे कि अगर आपने मुझे वो बात की तो मैं मुल्क को सस्पेंड करा दूंगा। क्या पहले हुआ नहीं? क्या मुल्क को सस्पेंड नहीं कराया इन्होंने? बिल्कुल। इनकी ये आप ये देखिए कि मैं क्या चीज हूँ या स्पोर्ट्स बोर्ड क्या चीज है, और मुल्क जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया और उन्होंने 1948 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे प्रेसिडेंट और पेट्रन पाकिस्तान ओलंपिक के, वो पेट्रन थे, और उस वक्त से लेके 2019 तक सदर पाकिस्तान जो है वो होते हैं पेट्रन ओलंपिक कमेटी के। आज सूरत हाल इन्होंने ये की कि ऑन हिज ओन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया और प्रेसिडेंट को निकाल के बाहर किया कि नहीं वो पेट्रन नहीं होंगे अब इनके। मगर तो इस किस्म की आप बातें आप स्पोर्ट्स बोर्ड कि कोई अभी तक ना रेगुलेशन का कोई सिस्टम बने हुए थे ना कोई वो था। अब जो है कि वो रेगुलेशन फिर ये कोर्ट चले जाते हैं, कोर्टों से भी अपनी मर्जी के इस तरह का कोई फैसला कि जी वो इंटरफेयर ना करें, तो इंटरफेयर ना करें तो आप बच्चों के मुस्तकबिल से खेलते रहें। आप बच्चों के पाकिस्तान के बच्चों से जो है कि आप क्योंकि कभी जेन्युइन फेडरेशन नहीं आने देंगे, क्योंकि आप कभी जेन्युइन इलेक्शन नहीं चाहते। इसीलिए जो आपका मौक़िफ़ है और वो बिल्कुल वो है कि यस देयर शुड बी जेन्युइन फेडरेशंस, there should be transparent elections and government should have a regulatory role in it। और आपने बात की कि इनकी ट्रेनिंग और अच्छी, मैंने अभी इतनी तफसील से पूरा आपको बताया कि ट्रेनिंग में तो अगर कोई बच्चा अपने ट्रायल में अपने एशियन उसमें नेपाल में भी उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया अरशद नदीम ने, अब अगर उनका खुद कोच कह रहा है कि उनकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, एक कौन सी वो कंट्री के थे मैं नाम उनका भूल रही हूँ, कि जो टॉप पे आते रहे हैं यहाँ वो क्वालिफाई भी नहीं कर सके, तो उसमें ये तो उस वक्त उसके बच्चे की बॉडी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, क्या वो हुआ, ये ना कहीं कि उसकी कोई ट्रेनिंग में हम और हमको करते, वो तो अपनी जगह वो बात उस हद तक, लेकिन ही डिड नॉट लूज बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग। इट हैपन समटाइम्स क्या आपकी कभी बॉडी जो उनके उसने कोच ने कहा कि उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया उनकी बॉडी ने कि जैसा वो अपने ट्रायल्स में कर रहे थे, और वो सो एट टाइम्स एथलीट्स के साथ ये होता है। इतने बड़े बड़े मुल्क जो इतने बेतहाशा, मैडम थोड़ी सा एक बात मैं आपको कर दूं, वहाँ जो उनके कोच बैठे हुए थे ना, इकबाल साहब मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, सिर्फ ये कहता हूँ क्योंकि इनको अभी रिसेंटली कोविड भी होके चुका है, ये आपके नॉलेज में मैं अभी बता के चुके हूँ कि टर्की गए वो 3-4 महीने और 3-4 वीक्स उसकी वजह से स्टक थे, रिसेंटली इनको कोविड भी होके चुका है। आप उसको ना वो करें, थोड़ा सा इनके एल्बम का भी मैंने सुना है, लेकिन मेन चीज है कि इनके जो बॉडी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया उस तरह, शायद इनकी बॉडी का उस तरह वो के ऑनलाइन भी लेते रहे। ही वाज पीएसबी ने क्लियरली कहा वी विल सपोर्ट यू, आपको जिस मुल्क में जाना है आप जाएं, हम आपको करेंगे, जो आपको कोच चाहिए वो हम करेंगे, जो हमें फेडरेशन ने बताया हमने उसके लिहाज से किया। लेकिन अब कोविड का भी अगर कहते हैं पीएसबी जिम्मेदार है कि टर्की में उसको कोविड क्यों हो गया, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये है एक ब्लाइंडेड किस्म की
एक सोच, और जहां जिसकी जिम्मेदारी है उसको वहां अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी है और रोल भी अदा करना है। लेकिन बस हम आपके खानदान का, आपका जितना बड़ा रोल रहा है इस मुल्क के लिए, आप जिस जिम्मेदारी पे 23 करोड़ आवाम का मुल्क और बगैर किसी मेडल के वापस आए, कोई क्वालिफाई नहीं कर पाए, हॉकी का जो हाल है मैडम, हम आपसे बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता करके बैठे हैं, खासकर अरशद नदीम और तलहा तालिब जो वर्ल्ड में 5वें नंबर पर आए, हम इनको सामने रख के अगर तैयारियों का आगाज़ करें और बच्चों को मोटिवेट करें तो इंशाअल्लाह अगर पेरिस में 2024 में नहीं तो जो नेक्स्ट ओलंपिक्स होंगे हम वहां तो खड़े हुए दिखाई दें। हम तो पिछले 2 ओलंपिक्स से हॉकी जैसे गेम में कि 3 मरतबा के चैंपियन है, हम क्वालिफाई नहीं कर पाते, 17वें नंबर पे हमारी रैंकिंग है। हमारी बहुत सारी तवक्कुआत। एक बस मैं आपसे और बात कर, जी देखिए चीज को बनाना बहुत अरसा लगता है और बिगाड़ने में जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ तो बिगाड़ा इतने सालों का बिगाड़, बिल्कुल सही बात है, इतने सालों का बिगाड़ है। अगर मैंने सिर्फ इदारों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की तरफ मैं ले गई, जो एज अ स्पीकर मैंने उसको इदारा बनाने की कोशिश की थी। मैंने विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस को एक इदारा बनाया। मैंने वहां पे बहुत से इंस्टीट्यूशनल जो करने के लिए सारे जो ये पिप्स का इदारा है, पिप्स का इदारा मैंने जैसे बनाया, वो मैंने ये 2 सारे स्टेप्स लिए थे कि मैं नेशनल असेंबली एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर रही थी कि जहां आपके पार्लियामेंटेरियंस की ट्रेनिंग हो, जहां आपके स्टाफ की, इसी तरह मैं स्पोर्ट्स के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश कर रही हूं। और जितने यहाँ बड़े बड़े हर्डल्स एंड इम्पेडिमेंट्स हैं, चाहे वो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हो, चाहे वो POA हो, चाहे वो PSB हो, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हो, चाहे वो, मैं हर फ्रंट पे वो कर रही हूँ। लेकिन मुझे पूरी अल्लाह ताला से उम्मीद है, क्योंकि मैं एक नेक नियति से काम कर रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर नेक नियति से चाहते हैं कि हम यहाँ पे स्पोर्ट्स रिवाइव करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगर मैंने चंद चीजें भी कर दी, क्योंकि ओलंपियंस भी सालों में बनते, लेकिन अगर मैंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया और एक सही राह पे हमारा कदम हुआ तो इंशाल्लाह मंजिल भी फिर जरूर मिलेगी। मैडम, वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा कि आखिरी 2 साल में वो स्पोर्ट्स पे फोकस करेंगे, तो आपसे कोई इस सिलसिले में मीटिंग हुई, कोई प्लान तैयार कर रहे हैं? देखिए, ये मीटिंग काफी टाइम से ड्यू थी और है, और वो है कि नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी में हम पूरा वो रेगुलेटरी रोल देख रहे हैं, और हमें जिस रोल को हम कर रहे हैं, आप देखिए कि एकदम से वो पैनिक क्रिएट करने के लिए POA मीटिंग बुलवाता है सारी फेडरेशंस की, और एकदम मीडिया में एक हमला बनाने की कि वो रेगुलेट किसी तरह भी यहाँ पे ये इदारे, ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन या स्पोर्ट्स फेडरेशन, वो किसी तरह भी रेगुलेशन उनकी ना हो सके। तो देयर इज अ मैलाफाइडी। सो इसमें ये है कि मेरी इन सबसे अपील है, और अपील इसके मैं पहला कर रही हूँ, दूसरा तो कदम फिर नेचुरली ये प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करके होगा कि प्लीज हमें इदारे बनाने दें, गवर्नमेंट अपना रेगुलेटरी रोल अदा करे। ये बार बार सस्पेंशन की धमकियां और ये तरीकेकार, इससे इस मुल्क का बच्चा सफर करता है। आपने अपनी जिंदगी गुजार ली है, हम कुछ दे जाएं इस मुल्क को, और यहाँ से कोई सही राह पे अगर इस मुल्क को डाल जाए तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा एजाज होगा। आपने मेरे खानदान की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की खिदमत की है, और मैं अपना पूरा रोल इंशाअल्लाह उस तरह अदा करूंगी। बिल्कुल मैडम, बैन भी लगाना पड़े तो लगा दीजिएगा, क्योंकि अगले 8 साल लगेंगे हमें तैयार करने में, तो उसके बाद बैन खत्म ही हो जाएगा, लेकिन हमें तैयारियों का मौका मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग साथ देते रहिएगा। इकबाल मोहम्मद अली और उन जैसे दूसरे MNA जो हैं, मैं सबसे तवक्को करती हूँ कि वो मेरा साथ दे और मीडिया साथ दे, तो इंशाअल्लाह ताला तो हम इन सबको फेस कर लें। विश यू अ वेरी गुड लक। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा साहिबा, आप ऑल आउट का हिस्सा बनी और आप ऑल आउट गई, जो सबसे अच्छी बात थी। और इस वक्त हमें ओलंपिक स्पोर्ट्स को उठाने के लिए ऑल आउट जाने की जरूरत है। ये पैरेलल एसोसिएशन, ये तमाम चीजें खत्म करने की जरूरत है। एक ब्रेक ले लेता हूँ, वापस आता हूँ, थोड़ी सांस तो ले लें आप। बड़ी अच्छी बातें की आपने, एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ। अच्छी बातें करनी है ओलंपिक स्पोर्ट्स को बेहतर करने के लिए।
ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान में ओलंपिक स्पोर्ट्स की नाकिस तरीन सूरत हाल पर, अफसोसनाक सूरत हाल पर, शर्मनाक सूरत हाल पर। 23 करोड़ आबादी का मुल्क, सिंगल मेडल भी हम नहीं जीत पाते। मेडल तो छोड़े, हम क्वालिफाई नहीं कर पाते उस खेल में कि जिसमें हम राज किया करते थे, आज क्वालिफाई नहीं कर पाते। कौमी खेल हॉकी की मैं बात कर रहा हूँ। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट जनरल अकरम शाही साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अकरम शाही साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे जन साहब, आप खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ जी, थैंक यू वेरी मच। आप ठीक हैं? बिल्कुल मैं ठीक हूँ जन साहब। एक वो दौर भी था कि जिस वक्त दो पैरेलल एसोसिएशन बनी हुई थी, दो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन बनी हुई थी, फिर पाकिस्तान के मुफाद में आप खुद नीचे आ गए कि ठीक है कहीं बैन ना लग जाए आईओसी की जानिब से। लेकिन पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से जो कुछ सहूलियात मैसर थी हमारे एथलीट्स को, मैं अगर बात कर लेता हूँ तो वो सही थी, प्रॉपर थी? ऐसे है कि जी पहली बात तो जो आपने फरमाया ये पैरेलल बनने वाली पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन असल में उस वक्त पैरेलल नहीं थी, एक ही पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन थी जिसका मैं प्रेसिडेंट था। और आरिफ हसन के अलावा इसके साथ कोई और शायद 2-3 इसके जो पक्के कोटरी हैं इसके वो साथ थे, बाकी कोई नहीं था। और इसने सारी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के सिस्टम को ओवर रूल करते हुए आईओसी के पास पहुंच गए और वहां पे उनको इम्प्रेशन गलत बयानी करके ये दिया कि ये जो ओलंपिक एसोसिएशन बनी है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई है। तो आईओसी के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी कंट्री में इंटरफेयर नहीं कर सकती एनओसीज में, नेशनल ओलंपिक कमिटीज में। बिल्कुल ठीक है। तो उस बेसिस पे बाहर जाके एक इस लेवल का आदमी, और वो भी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का आदमी, वो पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनली जाके बोले, इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। बिल्कुल जन साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे एथलीट जो 5वीं पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए, सारी दुनिया अब उनका नाम जानती है, पाकिस्तान भर ने उनका मुकाबला देखा जेवलिन थ्रो में, उनकी तैयारी मुकम्मल हुई थी। अभी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा हमारे साथ शो का हिस्सा थी और उन्होंने कहा कि हर तरीके की सहूलत प्रोवाइड की गई थी अरशद नदीम को। जी मैं बताता हूँ जी। मैं तो क्योंकि अरशद नदीम की सिर्फ बात कर सकता हूँ, वो एथलेटिक फेडरेशन का हमारा बच्चा है। दूसरी फेडरेशनों ने किस तरह तैयारी की अपने बच्चों की वो तो वो जानेंगे, क्योंकि मेरा सिर्फ अपनी फेडरेशन तक कंसर्न है। इस बच्चे की ट्रेनिंग में कोई कसर नहीं हमने हटा रखी, और ये एक हफ्ते की, एक महीने की या चंद महीनों की बात नहीं है। इसको हमने आज से 6-7 साल पहले पिक किया। इसका प्रोग्राम बकायदा डिजाइन किया कि इसको ओलंपिक्स तक ले जाने के लिए हमें क्या क्या करना है। ठीक है। और कभी आप बच्चे को, इसलिए नहीं कि अब मैं हूं प्रेसिडेंट तो मैं ये बात कर रहा हूं, मैं कभी ना भी हुआ तो मेरा ख्याल में मेरे इस दुनिया में जाने के बाद भी आप पूछेंगे तो ये बच्चा और मेरे अजीज जो साथ में मेरे ऑफिस बेरर्स हैं, सर राशिद कुरैशी ने जो आपकी तारीफ की है, हद तक गए। राशिद कुरैशी साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल एथलीट है, उन्होंने बताया कि जो आपका रोल रहा है। जी प्लीज आप बताइएगा। जी तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इंशाल्लाह ताला जिन लोगों ने दिल से, पैशन से, जुनून से, इंटेग्रिटी से, किरदार से काम किया होता है, उनको अल्लाह ताला इज्जत देता है। मैं आपके साथ एक लाइट वेन में ये शेयर करूं कि जब हम सब चूंकि मेडल लेने के इंतजार में बैठे थे, दुआएं कर रहे थे, पहले तैयार किया था बच्चे को, तो जब मेडल नहीं आया तो जाहिर है सब मेरे लोग थोड़े से उस पे 5वीं पोजीशन पे तो बहुत खुश थे, क्योंकि एथलेटिक्स में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफे हम इस लेवल तक पहुंचे। लेकिन मेडल ना आने पे थोड़े से लोगों को महसूस हुआ। तो जब बातचीत कर रहे थे तो एक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारे एक दोस्त ने कहा कि सर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मेडल नहीं आना था। मैंने कहा क्या हुआ, मेडल क्यों नहीं आना था, हमने इस तरह तैयारी की हुई है और जो थ्रोज हुई हैं उससे ज्यादा हमारा बच्चा थ्रो कर सकता था। उसने कहा सर जब तक आरिफ हसन और उसका सेक्रेटरी खालिद महमूद पीओए में है उस वक्त तक पाकिस्तान का मेडल कभी नहीं आ सकता, ये लिख लें आप, आइंदा भी नहीं आएगा। सर ये देखिए, आप अगर एथलेटिक फेडरेशन के सदर हैं तो फिर आप अपने बच्चे की तैयारी कराएं ना। हम क्यों पीओए के सदर और सेक्रेटरी की बात करें, ये तो आपके डोमेन में था कि आप उसकी तैयारी कराएं।
जी यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमने तैयारी करवाने के बावजूद ये जब तक इस तरह के वो पंजाबी का एक लफ्ज बोलते हैं नैश बैठे होते हैं उसमें कभी कुछ अल्लाह ताला की तरफ से बरकत नहीं पड़ सकती। तो ये इनको मेरा सर कोविड हो गया था, अरशद नदीम को कोविड हो गया था आपकी वसातत से प्राइम मिनिस्टर साहब से कि हमारी पाकिस्तान की खेलों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये दो लोग हैं। आरिफ साहब पिछले 18 साल से बैठे हुए हैं और साथ में इसको रखा हुआ है, वो कोई पिछले 12 साल से वो बैठा हुआ है, खालिद जो इसका सेक्रेटरी है। और ये जब तक बैठे होंगे इनके सियासत करने के, शरारत करने के, इन ट्वीट्स करने के, इनका और कोई बिल्कुल। जल साहब अभी फहमीदा मिर्जा साहिबा भी इस सिलसिले में बहुत बात करके गई। जल साहब मेरे सवाल मुझे एक जवाब चाहिए क्योंकि हमारे प्रोग्राम खत्म होने का टाइम है। अरशद नदीम को कोविड हो गया था टर्की में जिसकी वजह से उनकी तैयारियां मुतासिर हुई? जी बिल्कुल से कुछ तो उसका इफेक्ट होता है। और जहां तक बात हुई कोविड की, कोविड को तो ना हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रोक सके, उनको भी हो गया, ना ही अमेरिकन प्रेसिडेंट रोक सके, उनको भी हो गया। तो वो तो समझना चाहिए कि जी किसी को सर वो बैड लक हो गया ना हमारा लोग हैं जिनको हुआ। अकरम सही साहब वही तो बैड लक हो गया। वो जो तैयारियां जारी थी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सबूताज हो गई, लेकिन आप अपने एफर्ट जारी रखिएगा, अपनी मेहनत जारी रखिएगा सर। जहां आप अरशद नदीम को 5वें वर्ल्ड नंबर 5 तक लेने में कामयाब हो गए तो हम पूरी उम्मीद करेंगे कि एथलेटिक्स में इंशाअल्लाह नेक्स्ट ओलंपिक्स में गोल्ड जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच जनरल अकरम सही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास आ जाते हैं मैं सीधा माज भाई, कल इंशाल्लाह आपके हक में बेहतर होगा और ऐसे बहुत सारे एथलीट्स के हक में बेहतर होना। कोई पैगाम अगर आप देना चाहें अपने एथलीट्स के लिए, क्योंकि 17 मेडल जीतने हैं आपने इस मुल्क के लिए। इकबाल भाई सुन रहे हैं क्योंकि ये आप मिनिस्ट्री में जाके उठाएंगे इस चीज को। जी बस यही पैगाम जो जिस फील्ड में है, जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, दिल से करे एक चीज को और अपना एक टारगेट बनाए कि मैंने करना है और ठान लें। और जब स्ट्रगल करते कल का क्या टारगेट है आपका? कल तो बस इंतजार ही है, बैठे होंगे। चले देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह आपके हक में बेहतर करेगा। इकबाल भाई ने भी मैं एक बात कह दूं, अभी एक ही कहिएगा, खत्म हो गया टाइम। अरशद नदीम की बात हो रही है तो अपना ये हमारी यूनिवर्सिटी जो है कराची यूनिवर्सिटी, सर सैयद यूनिवर्सिटी, हाँ जी सर सैयद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब का व्हाट्सएप मेरे पास मुबश्शिर मुख्तार साहब, मुबश्शिर जो वहाँ के स्पोर्ट्स के डायरेक्टर हैं, उनका वो आया था कि उन्होंने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल और 2 लाख रुपए उन्होंने उनको प्राइज इनाम देने का वो किया। मैं समझता हूँ कि ये 2 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मगर जब उस शख्स को ये पता लगेगा कि कितना उसको अप्रिसिएशन मिलेगी और उसके साथ जो मेडल वहां मिस हो गया वो एहसास दिलाना तो चाहिए। वर्ल्ड नंबर 5 देखिए नहीं मिला तो यहाँ पे सर सैयद यूनिवर्सिटी दे रही है, वो बहुत बड़ी चीज है गोल्ड मेडल। हम तो आपकी तरफ से भी कोई ऐलान होना चाहिए, मैं अगले शो में पूछूंगा। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, राशिद कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर वकार अहमद न्याज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिला, लेकिन आज प्रोग्राम का मकसद था कि लोग क्या कर सकते हैं। मुआज़ खान साहब जबरदस्त, और हम उम्मीद करते हैं कल अली जैदी साहब वफाकी वजीर से आपकी मुलाकात है और इंशाअल्लाह आपके हक में बेहतर होगा। बेहतर होना चाहिए इन एथलीट्स के लिए, बहुत बेहतर होना चाहिए। बल्कि एक लिस्ट निकालें, फहमीदा मिर्जा साहिबा भी आई हुई थी, एक लिस्ट बनाए कौन कौन हमारे मुल्क के वो एथलीट्स जिन्होंने इस मुल्क का नाम रोशन किया है, वो कहाँ कहाँ किस अंदाज में जिंदगी गुजारें। जब आप उनको ऑब्लाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आने वाले बच्चे वो ऑब्लाइज होना शुरू हो जाएंगे, वो तैयारी करना शुरू हो जाएंगे कि इस मुल्क में ये रेस्पेक्ट मिलती है स्पोर्ट्समैन को जो दिखाई नहीं दे रही है। नसीम राजपूत इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे नेक्स्ट ओलंपिक्स हो, पाकिस्तान मेडल के साथ ही वापस आए। नसीम राजपूत को इजाजत, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।